हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 66 पर आज हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन है। आज आधुनिक इतिहास पर हमारा अभ्यास चल रहा है और सेट नंबर 66 में आज देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहले प्रश्न के रूप में हमारे सामने आ चुका है खिलाफत आंदोलन का। ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ये खासतौर से खिलाफत आंदोलन की जब हम बात करें, क्रमशः पहले खिलाफत उसके बाद असहयोग। खिलाफत आंदोलन का भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस आंदोलन को लेकर के जो कांग्रेस थी उस समय, जो कांग्रेस था संगठन, उसमें कुछ मतभेद भी पाए गए। कई जो ऐसे कांग्रेसी नेता थे वो गांधी जी से थोड़ा सा अलग मतभेद, उनके मतभेद थे गांधी जी से इस आधार पर कि गांधी जी ने ये जो खिलाफत आंदोलन है इसका समर्थन किया, लेकिन अनेक जो नेता थे कांग्रेसी उन्होंने इसका विरोध किया। तो इन दोनों बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, क्या कारण था, गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया, कुछ नेताओं ने इसका विरोध क्यों किया, क्या इस खिलाफत आंदोलन से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी, खिलाफत आंदोलन भारत के अंदरूनी मुद्दों से संबंधित था या बाहरी मुद्दों से, इन सब पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? ठीक है, पंखा चला लो बेटा, गर्मी लग रही तुमको बहुत। 1920 की जो खिलाफत कमेटी की सभा थी, ये गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने का जो नेतृत्व है, इसको संभालने का अनुरोध किसने किया था? देखो, खिलाफत कमेटी की सभा बुलाई गई थी 1920 के अधिवेशन में। 1920 में ये खिलाफत सभा बुलाई गई या खिलाफत कमेटी की सभा बुलाई गई, और इस सभा में जो है ये असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए जिम्मेदारी देने की बात कही गई। वह गांधी जी को किसने अनुरोध किया था? ठीक है, ये पूछा है वह किस शहर में हुई थी जिसमें गांधी जी को ये कहा गया था महात्मा गांधी ने खिलाफत का समर्थन क्यों किया? हाँ ठीक है, हमें लगा किसी दूसरी यूनिट का क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि ये इससे शुरू हो रहा है ना, असहयोग आंदोलन से। ये क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से है, लेकिन कमेटी का नाम खिलाफत है, तो सही है ये, क्योंकि खिलाफत के ठीक बाद ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो खिलाफत कमेटी की इस सभा में गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था। वह किस शहर में हुई थी? आपको जगह का नाम बताना है। ए लखनऊ, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, डी कराची। बताओ, आइडिया है किसी को कहाँ हुआ था? लाहौर तो है ही नहीं इसमें। अच्छा है तो, पर हुई नहीं थी वहां पर, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में हुई थी, वर्तमान प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में ये हुई थी। और इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमें केवल आंसर नहीं जानना होता है, मुख्य उद्देश्य हमारा होता है व्याख्या। ठीक है, अब जैसे ये इसके बारे में और संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं वो इस व्याख्या से निकल के आएंगे। ये तो सीधा सीधा ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा। अगर यही प्रश्न इसी तरह पूछा जाएगा तो आप कहेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब रिपीटेड क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कंपटीशन में रिपीटेड क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। तो फिर क्या करें? बच्चे सोचते हैं फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम क्यों देखें, जब रिपीटेड उनको रिपीट ही नहीं होना है तो उनको क्यों देखें? आप ये भूल जाते हैं इतिहास जैसा विषय कम से कम कि इसका सिलेबस उतना ही है, तो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं करते, लेकिन इसी टॉपिक की व्याख्या में से नए प्रश्न बन जाएंगे, इसी टॉपिक की व्याख्या में से नए प्रश्न बन जाएंगे। बस इसको ध्यान में रखो। अगर आप एक प्रश्न का अभ्यास कर रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि ठीक से अगर उसकी अभ्यास आप कर लेते हो तो संभावित 4-5 नए प्रश्न और उनके उत्तर आप तैयार कर लेते हो। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूरी होते हैं प्रैक्टिस के लिए, ना केवल आंसर के लिए। आपकी क्लास का टाइम 10:30 है। ठीक है, और इस तरह से तो इरेगुलरिटी अच्छी बात नहीं है, इसको मेंटेन करो। ठीक है, तो ये इसमें इसकी व्याख्या थोड़ी सी जानना जरूरी हो जाती है। तो 1920 की जो खिलाफत कमेटी थी, इस खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से को कहा गया कि आप असहयोग आंदोलन संभालिए, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का बड़ी सफलतापूर्वक जो है नेतृत्व किया था। ये प्रयागराज या इलाहाबाद में हुई थी, और इलाहाबाद में ही इस असहयोग प्रस्ताव को पारित करने का और आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और महात्मा गांधी से कहा गया कि आप असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। ये फैसला कहां पर लिया गया? प्रयागराज में लिया गया। और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का ऐलान किया गया। 31 अगस्त 1920
को ये कहा गया कि यह खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खिलाफत के बारे में आगे एक क्वेश्चन है ना, तो वहां पर विस्तार से बताएंगे कि खिलाफत, इसका नाम खिलाफत क्यों है। इसका संबंध खलीफा से है, ठीक है। और ये खलीफा जो है ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का, उससे आया है। तो निश्चित तौर पर इसका संबंध जो इस्लाम के सबसे बड़े धर्मगुरु जो खलीफा थे, उनसे इसका संबंध है। अगले प्रश्न पर इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो इसी अधिवेशन में या इसी सभा में ये तय किया गया कि 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखना, दिल्ली में, इससे पहले दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन आयोजित हो चुका था और गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया या खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि ये प्रश्न है असहयोग आंदोलन से और कमेटी का नाम है खिलाफत कमेटी। अब इन दोनों बातों को जोड़िए कि जो खिलाफत कमेटी थी वो चाहती थी कि गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करें, ठीक है। और खिलाफत कमेटी क्या थी और इसका इस्लाम से क्या संबंध है, ये प्रश्न यहां से निकल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। प्रश्न को ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, वो भी तब जबकि कांग्रेस के कई नेता इसके विरोध में थे। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब नहीं चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन चले, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, महात्मा गांधी कुछ सोच रहे होंगे। तो क्या चल रहा था उनके दिमाग में, ये ऑप्शन देख करके बताना है अपने को, ठीक है। पहला, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। दूसरा, बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। सी, खलीफा ने, तैयार है जना आंसर देने के लिए, सी, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। और डी, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लो। जैसे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो माना जाता है 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। 1885 से लेकर के कब तक, जब तक गांधी जी, जब तक भारत में जब तक इस कांग्रेस अधिवेशन या कांग्रेस का विभाजन नहीं हो गया था, 1907 के सूरत अधिवेशन तक। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच में मतभेद हो जाने के कारण फूट पड़ गई थी, ठीक है। लेकिन अभी भी गांधी जी यहां पर शामिल नहीं हुए। गांधी जी कब शामिल हुए हैं, गांधी जी शामिल हुए हैं तीसरे चरण में, राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण में गांधी शामिल हुए, जिसे गांधी युग कहा जाता है। तो भारत में वो कौन सा पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने पहली बार भागीदारी की। अगर पिछले एपिसोड का जो डिस्कशन है वो पढ़ा होगा तो उत्तर आप दे दोगे। भारत में पहली बार गांधी जी ने किस आंदोलन में भागीदारी की थी, 1917 के चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, जो कि नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये चंपारण बिहार के किसानों ने किया था ब्रिटिश सरकार के विरोध में। और इसी चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भारत के किसानों के हित में और ब्रिटेन के विरोध में सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। भारत में वैश्विक स्तर पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में इस चंपारण सत्याग्रह में किया। अब गांधी के इस सफल सत्याग्रह से और डिटेल्स जाने के लिए पीछे आप प्रैक्टिस सेट पर चले जाना। जब गांधी जी का ये चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया तो किसान इससे बहुत प्रभावित हुए। बगैर लाठी खाए, बगैर गोली चले, बगैर किसी हिंसा के इतना बड़ा काम करा दिया गांधी जी ने। इतनी ताकतवर ब्रिटिश सरकार को झुकने के लिए, संधि करने के लिए मजबूर कर दिया किसानों के हित में। तो भैया किसान बहुत, और यही वो समय था जब किसान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ने लगे। किसानों को ये लगा कि अब गांधी जी की जो नीतियां हैं इनसे निश्चित तौर पर अब हमें आजादी मिल जाएगी। तो उनका कांग्रेस पर और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर विश्वास हुआ। किसका, किसानों का। तो भारत के किसान राष्ट्रीय आंदोलन से इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद जुड़े। इस चंपारण के बाद फिर तमाम और खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर का जो सत्याग्रह गुजरात में हुए, वहां भी गांधी जी ने सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया सत्याग्रह का। तो गांधी जी के इन प्रयोगों से किसान भी भारत के आंदोलन में जुड़ गया, मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करता था वो भी जुड़ गया, आम मध्यम वर्गीय पढ़ा लिखा जो समाज था वो भी जुड़ गया। तो एक तरह से आंदोलन में अलग अलग समाज के लोग जुड़ते गए राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। अब यहां से जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू होता है,
प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में और खत्म हुआ 1919 में, है ना। तो जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने तुर्की पर हमला किया और तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का जो नेतृत्व करने वाला था खलीफा, उसके विरुद्ध जब अभियान चलाया तो भारत का जो मुसलमान था वो भड़क उठा, क्योंकि ना केवल भारत का मुसलमान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए धार्मिक गुरु, इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु माना जाता था खलीफा को, और खलीफा की जो रियासत थी उसे कहा जाता था खिलाफत, ठीक है, उसकी पदवी या पद को कहा जाता था खिलाफत। जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी वादा खिलाफी, ब्रिटिश सरकार ने भारत को यह वचन दिया था कि वह खिलाफत को समाप्त नहीं करेगा, मतलब खलीफा के पद की समाप्ति नहीं करेगा, लेकिन वो अपने वादे से मुकर रहा था। गांधी जी ने देखा कि यही वो समय है जब भारत के मुसलमानों को भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ लिया जाए। मतलब ये सुनहरा मौका देखा गांधी जी ने, क्योंकि भारत का मुसलमान अंग्रेजों की बांटो और शासन करो की नीति के कारण राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग हो रहा था। कैसे हो रहा था? जब अंग्रेजों को यह लगा कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद भी मुस्लिम और हिंदू एकता समाप्त नहीं हो रही है, तो उन्होंने एक और चाल चली कि मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी, और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद मुसलमानों को अपना एक अलग राजनीतिक मंच मिल गया। तो एक तरह से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन दो मंच से किया जा रहा था। जो गैर मुस्लिम थे वे कांग्रेस के मंच से, और जो मुस्लिम थे वे मुस्लिम लीग के मंच से। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? बांटो और शासन करो में भारत की जो शक्ति थी वो तोड़ दी, और निरंतर इसको आगे बढ़ाते रहे। सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा इन्होंने आगे बढ़ाया। गांधी जी बस इसी जो विभाजन था हिंदू और मुसलमान एकता का, इसको तोड़ना चाहते थे। सुनहरा मौका मिल गया था। खिलाफत के मुद्दे पर भारतीय मुसलमानों का जो एक सेंटीमेंट था उसको उन्होंने देखा कि भारत का मुसलमान चाहता है कि खलीफा का पद बना रहे, और अगर ब्रिटिश सरकार इस खलीफा के पद को हटाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर भारत का मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ न केवल ऑटोमन के मुद्दे पर बल्कि भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दे पर भी ब्रिटेन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ जाए। ये स्ट्रेटजी थी, और इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए गांधी जी ने भारत में फिर से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए और खलीफा के पद का संरक्षण करने के मामले में हस्तक्षेप देते हुए, हालांकि यह मुद्दा दूसरे देश का था, फिर भी गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया। अब इस व्याख्या को सुनने के बाद उत्तर आप बता दोगे, बता दो फटाफट। बस ये होता है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, रटने की आवश्यकता नहीं है, कितना रटोगे इतना बड़ा कोर्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन बी। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानने का है। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला था, आप जानते ही हैं, कभी कभी क्रमशः लगाया जाएगा तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय मुसलमानों को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए इन्होंने ये कार्य किया। चले अगले प्रश्न पर। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? हर एक आंदोलन का कोई ना कोई लीडर होता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनके नाम आप खिलाफत आंदोलन के लीडर या नेताओं से जोड़ सकते हैं, जिन्होंने लीड किया था इस पूरे आंदोलन को? ए खलीफा, ये वाला ऑप्शन जो है गलत डाल दिया, ये आंसर भी नहीं है, वैसे भी आंसर आपका इन तीन में ही है। बी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। सी मौलाना अबुल कलाम आजाद और रफी अहमद किदवई। डी रफी अहमद किदवई और शौकत अली। फेमस नाम है, मालूम हो तो फटाफट बताओ। ऑप्शन बी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता। अली बंधु भी पूछा जाता है, कभी कभी ऑप्शन में केवल अली बंधु ही लिखा रहेगा, तो यही अली बंधु है क्योंकि भाई थे ये। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख नेता थे। और इन दोनों के अलावा जो देखो, खिलाफत आंदोलन आरंभ करने का काम कहां से किया गया था? एक खिलाफत कमेटी बनाई गई भारत में। इस खिलाफत कमेटी में शौकत अली और मोहम्मद अली तो मेन थे ही, जो आगे चलकर के इस आंदोलन के नेता बने। इनके अलावा अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी भी इस कमेटी में शामिल थे, लेकिन इस आंदोलन के नेता ये अली बंधु थे। बात समझ में आ गया? दो अलग अलग बातें। क्लियर है इसका? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खिलाफत आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 4। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन कौन से थे? इनमें से कौन कौन से खिलाफत आंदोलन के उद्देश्यों के मामले में सही कथन है? ठीक है,
चार है। चार में पहला, भारत के मुसलमानों में, जो अभी हमने व्याख्या की ना, वहीं से इसका आंसर निकलेगा। पहला है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। दूसरा है मुस्लिम समाज का सुधार करना। तीसरा है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षा करना। और चौथा है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत रक्षण। अगर पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक, तो प्रश्न आसान हो जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है कौन कौन से, तो फिर कठिन हो जाता है, क्योंकि आंसर में एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी से देखना होगा। अभी व्याख्या में हमने बताया। अब देखो, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, बिल्कुल इसका उद्देश्य था, क्योंकि भारत के मुसलमान जब ब्रिटिश विरोधी भावना, क्योंकि इसी ब्रिटिश विरोधी भावना के कारण ही तो राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जा सकता है, और इसी भावना का प्रयोग करके खिलाफत को बचाया जा सकता है। तो दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक ही भावना का प्रयोग किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही है। तो पहला तो ये हो गया। देखो इसके साथ कोई और भी है, क्योंकि ऑप्शन में भी जोड़ा है, अकेला नहीं है। कौन सा जोड़ा इसके साथ मैच करता है? दूसरा, मुस्लिम समाज का सुधार, बिल्कुल नहीं, मुस्लिम समाज में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, इसमें खिलाफत तो ठीक है, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल है, इसलिए यह भी गलत है। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, बिल्कुल सही। तो पहला और चौथा आंसर क्या हो गया? बिल्कुल रटना पड़ा नहीं, जो व्याख्या पीछे दी थी वहीं से। अब देखो, एक प्रश्न की व्याख्या से दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये ट्रिक अपनाइए। अरे सही ट्रिक अपना लो, सच मानो। जब एक बार आपको सही ट्रिक पता चल जाती है ना, तो फिर आपका एग्जाम, कम से कम एमसीक्यू टाइप के एग्जाम आपके रुकते नहीं है। हाँ, रिटर्न में अगर है तो ये लगता है भैया पता नहीं कैसा आंसर हम लिखें जो सामने वाले को अच्छा लगे, लेकिन एमसीक्यू वाले में तो हमें लगता है कि गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका, ये इसकी ट्रिक यही होती है कि आप रिवीजन के समय व्याख्या पर फोकस करिए, केवल आंसर मत रटिए। तो कहते हैं, जब हम कहते हैं ना रिवीजन कर लो प्रीवियस ईयर्स के, कर लिए मैम, दो बार कर लिए। अब दो बार कर तो लिए, लेकिन कैसे करते हैं पता है बच्चे? जैसे क्वेश्चन सामने रखा है, आंसर को ऐसे छुपा लेते हैं और टेढ़ी आंख करके थोड़ी सी ऐसे खोल के देख लेते हैं फटाक से, अरे किसके साथ चीटिंग कर रहे हो। मतलब ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि हल्की सी आंख खोल करके हल्का सा देख लेंगे और फिर हाँ अब ये आंसर। तो ये आप अपनी खुशी के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका फायदा मिलने वाला है नहीं। इससे अच्छा है कि आंसर भी देख लो और व्याख्या बढ़िया से समझ लो, नहीं तो फिर बाद में तारीफ, अरे पता है हमने इतने सही कर लिए, उसका मतलब नहीं होता। ठीक है, मुख्य बात यह है कि जो एक बार पढ़ लो, वहां से जब अगला क्वेश्चन आए तो आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना, भर्त्सना मतलब आलोचना। ये भर्त्सना शब्द जो है ना हिंदी में, मतलब भारी भरकम है। आलोचना मतलब छोटी मोटी आलोचना, भर्त्सना मतलब भयंकर। हिंदी में इस बात की बड़ी बढ़िया है कि शब्दों का इतना अच्छा इसमें ऑप्शन मिल जाता है, किसी भी बात को भारी भरकम और हल्के शब्द दोनों मौजूद हैं। भर्त्सना मतलब जबरदस्त आलोचना। तो इनमें से कौन है जिसने गांधी के इस कदम की भरपूर आलोचना की? ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मोहम्मद अली, और डी अबुल कलाम आजाद। देखो ये तो उसमें शामिल थे, आपने देखा, और ये अली बंधु थे, ये नेता थे, तो बचता कौन है? बस यहां भी ट्रिक काम कर गई ना, जिन्ना। ऐसे आप कहोगे जिन्ना के विरोध करेंगे भाई, जिन्ना के विरोध करेंगे, जिन्ना तो समर्थन करना चाहिए। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब इसकी व्याख्या से हो सकता है अगले प्रश्नों के उत्तर तैयार हो जाए कि आखिर जिन्ना ने विरोध क्यों किया। मन में सवाल आ रहा है ना? तो यही, जब एक आंसर देखो तो उस आंसर से जब और नए क्वेश्चन दिमाग में आए तो उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लो, क्योंकि वे आगे क्वेश्चन बनेंगे। इतनी सावधानी कर लो, एकदम बढ़िया फटाफट, एक के साथ 4 फ्री मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे मार्केट में ऑफर होता है वैसे ही। तो चलो देखते हैं कि जिन्ना को क्या समस्या थी भाई, अगर गांधी जी खिलाफत को बचाना चाहते थे तो जिन्ना का क्या जा रहा था। चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब जिन्ना का मानना था कि खिलाफत और असहयोग दो आंदोलन उस समय चल रहे थे, तो दोनों भटक जाएंगे आंदोलन। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं भारत को लेकर के, उनके संदर्भ में संतुष्टि नहीं है, तो असहयोग करेंगे हम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कॉर्पोरेट नहीं करेंगे अंग्रेजों को। और खिलाफत का उद्देश्य है खलीफा को बचाना, खलीफा के पद को बचाना, जो कि एक बाहरी देश का मामला है। दोनों मुद्दे अलग अलग होने के कारण हम जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो हम मुद्दों से भटक जाएंगे, हमारा आंदोलन भटक जाएगा। ये मानना था जिन्ना का। इसलिए जिन्ना कहते थे केवल असहयोग आंदोलन चलाओ, खिलाफत आंदोलन बंद करो, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा जिन्ना मानते थे।
लेकिन गांधी इस बात को नहीं, गांधी ने दोनों आंदोलन को जोड़ दिया। यहां पर गांधी जी ये कहते थे कि नहीं, भले ही उद्देश्य दोनों के अलग अलग हैं, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था भारत के लिए कुछ और ज्यादा पाने की चाहत, यहां पर असहयोग आंदोलन वो आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने जनता को यह विश्वास दिलाया। एक प्रश्न यहां से निकलेगा, गांधी जी ने जनता को प्रॉमिस किया कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज, 1 वर्ष के अंदर स्वराज पाने की बात कही यहां पर। तो गांधी जी ने भी यहां स्वराज, है ना, की बात यहां पर स्वीकार कर ली थी। हालांकि कांग्रेस ने स्वराज जो 1929 के जो अधिवेशन था कांग्रेस का, लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे, जिसकी लीडरशिप जो है, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वो गांधी का था, लेकिन वो कांग्रेस का था। लेकिन यहाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में स्वराज का एक तरह से उद्देश्य रखा था। तो स्वराज प्राप्ति और खिलाफत को बचाना दो उद्देश्य हो गए, इसलिए जिन्ना ने कहा एक ही उद्देश्य लेकर के चलो, तो जिन्ना ने इसलिए इसकी भर्त्सना या आलोचना की। ठीक है, बाकी सबका संबंध इस आंदोलन से था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अब यहाँ कांग्रेस की बात हो रही तो कांग्रेस में डोमिनेंसी किसकी है इस समय? महात्मा गांधी की, क्योंकि ये वो समय आ चुका है जब ज्यादातर गांधीवादी लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। जो खिलाफत आंदोलन के विरोधी हैं वे गांधीवादी नहीं थे, है ना, और कांग्रेस में उनका ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं था। लेकिन यहां पूछ रहे हैं, या आप कहेंगे ना कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, इस प्रश्न का मतलब क्या है? तो इस प्रश्न का मतलब है कि कांग्रेस की ज्यादातर लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित सदस्य थे, अधिकांश लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि गांधी कर रहे थे, है ना, क्योंकि गांधी कर रहे थे इसलिए समर्थन किया, और गांधी को ज्यादातर मानने वाले थे। लेकिन इसमें से चार आपको बताने हैं, इन चारों में से आपको बताने हैं कि कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस के अधिकांश लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। पहला, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए। दूसरा, खलीफा को हटाने के लिए। तीसरा, मुसलमानों की सहानुभूति, जो पिछला प्रश्न था ना उन्हीं में कुछ नई नई चीजें जोड़ घटा करके, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। चौथा, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, क्योंकि जिन्ना जो है वो खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे। तो आपको अपना दिमाग लगा के, ये प्रश्न बेहद सरल दिखाई देने के बावजूद भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड होने की वजह से आपको लगता है ये भी सही हो सकता है, नहीं हो सकता, ये गलत हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय बहुत सावधानी और समय देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बताओ क्या लगता है आपको? हाँ, 1 और 3। पहला क्या है? खलीफा की पुनः स्थापना, सही है। खलीफा को हटाने, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने, कांग्रेस में जिन्ना को हटाने, हाशिए पर लाने। जिन्ना को हाशिए पर लाने का कोई उद्देश्य नहीं था गांधी जी का, तो फिर मुसलमानों की सहानुभूति, सहानुभूति मतलब समर्थन, यहाँ सहानुभूति का मतलब क्या है? समर्थन। तो इसलिए पहला और तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। एक व्याख्या से तीसरा प्रश्न निकल के आया है। ठीक है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1921 का मोपला आंदोलन कहां हुआ था? केरल में। 1921 में हुआ था केरल में। ठीक है, और मोपला कौन थे? मोपला यहाँ के काश्तकार थे। काश्तकार किसको कहते हैं? काश्तकार कहते हैं किसान को या कृषक को। ठीक है, जो किसान होता है वो काश्तकार होता है। आप देख रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक दौर ऐसा भी आया, या ये कहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन से अलग भी एक दौर ऐसा चल रहा था जिसमें किसान और जमींदारों के बीच अपनी लड़ाई चल रही थी, है ना। तो ये भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये जो किसान है जिन्हें मोपला कहा जा रहा था, ये मुस्लिम थे, ये मुस्लिम थे, और जो जमींदार इनका शोषण कर रहे थे वे हिंदू थे। ये समस्या आ गई यहाँ पर। अदरवाइज जैसे बाकी हिस्सों में जमींदार किसानों का शोषण कर रहा था, वैसे यहाँ भी जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे। धार्मिक आधार पर शोषण नहीं हो रहा था, वो तो शोषण करने का एक इनमें कनेक्शन था जो कि पहले से ही चला आ रहा था, जमींदार किसानों का शोषण। लेकिन यहाँ ये दिक्कत इसलिए बढ़ गई क्योंकि मोपला, ये हम इसलिए बता रहे हैं ना, एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पहली बार भारत में घटित होने वाली वो पहली घटना जिसमें सांप्रदायिक आधार पर हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई और खून बहा, पहली बार वो मोपला विद्रोह थी। याद रखना, मोपला आंदोलन या मोपला विद्रोह भारत में धर्म के आधार पर होने वाला वह पहला विद्रोह था जिसमें रक्त रंजित हुआ, खून बहा
धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर। अगर प्रश्न कभी पूछा जाए भारत का प्रथम सांप्रदायिक आंदोलन कौन सा था, तो वो मोपला। और कारण इतना ही था, ये वैसे तो जमींदारी शोषण के विरुद्ध किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था, लेकिन क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म से थे, अलग अलग संप्रदाय से थे, इसलिए ये सांप्रदायिक रूप ले लिया। और क्योंकि मोपला जो है ये किसान थे केरल के, और जैसे गांधी जी ने हर जगह किसानों का साथ दिया, उसी रूप से इन मोपलाओं का साथ भी दिया। गांधी जी ने मोपलाओं का साथ दिया। तो प्रश्न पूछा है कि मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? ए खिलाफत आंदोलन की, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, सी स्वदेशी आंदोलन की, डी असहकार आंदोलन की। तो सिंपल सा इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को मोपला आंदोलन से जोड़ दिया और मोपलाओं का साथ दिया, समर्थन दिया, मोपलाओं का समर्थन दिया। लेकिन बाद में जब ये हिंसक हो गया, तब गांधी जी ने इन्हें अपना समर्थन देना बंद भी कर दिया था। और यहीं से निकला हुआ नफरत का बीज आगे चल करके इतना बढ़ा कि दो संप्रदायों के रूप में ये अलग अलग विभाजित हो गए। तो एकता का जो मूल मंत्र लेकर के चले थे गांधी जी, वो फिर आगे चल करके बिखर गया उनका। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 8, कथन 1, कथन 2। आप इसको कथन और कारण भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी पूछे जाते हैं। यहां पर दो कथन लिखे हुए हैं, आपको पहले देखना है क्या दोनों कथन सही हैं या कोई एक गलत है या एक सही है। फिर देखना है कि कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है या नहीं। उसी आधार पर हमें ऑप्शन में से चुनाव करना है। जानते हैं, आप लोग पहले भी कर चुके हैं ऐसे प्रश्न। तो चलो देखते हैं कथन ये 1। अच्छा, ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो एक ट्रिक है वो आपको बताते हैं। अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि व्याख्या सही है कि नहीं। बच्चों को ये नहीं समझ में आ पाता है कि व्याख्या सही कर रहा है कि नहीं, यही फंसते हैं। तो उसके लिए आप क्या करो ना, आप इसको पढ़ो पहले, और इसको पढ़ने के बाद इसका कारण ढूंढो। बिना इसको पढ़े इसका कारण ढूंढो दिमाग में अपने। अगर उसका कारण आपके द्वारा सोचा गया कारण और इसमें लिखी हुई बात दोनों मैच करती हैं, तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। बहुत सरल और सटीक तरीका है ये इस तरह के प्रश्नों का, क्योंकि बच्चों के ज्यादातर प्रश्न गलत होते हैं इसी फॉर्म में, हमने देखा। चलो देखते हैं कथन 1। गांधी जी यह महसूस करने में विफल रहे कि खिलाफत एक अपरदेशी, अपरदेशी मतलब विदेशी, दूसरे देश का मुद्दा है। यह महसूस करने में असफल रहे कि खिलाफत एक अपरदेशी मुद्दा है या विदेशी मुद्दा है। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1923 तक अपनी साख खो बैठा, क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा, जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो ब्रिटिश सरकार ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने क्या किया ना, कमाल पाशा को तुर्की का जो है संरक्षक या नेतृत्व सौंप दिया। और कमाल पाशा एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था जिसने धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि मॉडर्न तरीके से तुर्की की पुनर्स्थापना की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मॉडर्न तुर्की की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो कमाल पाशा ही था। कमाल पाशा ने जितनी भी प्राचीन परंपराएं थी, जितनी भी एक जो शरीयत के कानून थे या जो इस्लामिक परंपराएं थी, उनको खत्म करके एक नए तुर्की की स्थापना की। अब ब्रिटिश सरकार पर जो आरोप लगाया जा रहा था कि आप खिलाफत को खत्म कर रहे हो, मुद्दा ही भटक गया, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब जो कर रहे हैं कमाल पाशा कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं, जो कि कमाल पाशा स्वयं इस्लाम के अनुयायी थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम के आधुनिक स्वरूप को लगाया। इन्होंने परंपरागत इस्लामिक जो कानून है उनको हटा दिया, और इसके साथ ही खिलाफत का मुद्दा भी समाप्त हो गया। ये हमने अपनी तरफ से बताया है। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या आपको लगता है कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन को देख करके आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया है तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहला गलत है, गांधी जी महसूस करने में विफल रहे कि खिलाफत एक अपरदेशी मुद्रा। गलत है, क्यों गलत है? सही तो है। इसमें गलत क्या है? ये बिल्कुल सही है। गांधी जी ये नहीं समझ पाए कि खिलाफत का मुद्दा एक बाहरी मुद्दा है जिस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। कमाल पाशा ने पलट दी ना पूरी तस्वीर, कुछ कर पाए? अगर देश के अंदर का मुद्दा होता तो भारतीय राजनीति के द्वारा उसको नियंत्रित किया जा सकता था। गांधी जी यह महसूस करने में असफल रहे कि एक विदेशी मुद्रा है जिसे भारत की राजनीति से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। समझिए कितना सरल था, गलत हो गया ना। इसे भारत की राजनीति से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गांधी जी चाहे जितना आंदोलन करते, चाहे जितना चिल्लाते, वो कमाल पाशा को नहीं रोक सकते थे, क्योंकि वहां का राजनीतिक नियंत्रण भारत के पास नहीं था, तुर्की के पास था। तो इस बात में विफल रहे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है,
खिलाफत आंदोलन वर्ष 1923 तक अपनी साख खो बैठा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्री सरकार की स्थापना कर दी। अब यहां तक तो पहुंच गए कि दोनों सही है, लेकिन अभी भी मुद्दा अटका हुआ है कि व्याख्या सही है कि नहीं। अब बताओ, यहीं पर सबसे ज्यादा होता है, यहीं पर सबसे ज्यादा फंसता है बच्चा। अब व्याख्या के लिए हमने ट्रिक क्या बताई थी कि पहला कथन पढ़ो और उसका कारण ढूंढो। पहला कथन क्या है? गांधी जी यह महसूस करने में असफल रहे कि तुर्की का मुद्दा, खिलाफत का मुद्दा एक विदेशी मुद्दा है जिसे भारतीय राजनीति से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए कमाल पाशा ने जब वहां पर परिवर्तन किया तो गांधी जी और उनका आंदोलन कुछ नहीं कर पाया। एकदम सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है, बिना देखे व्याख्या आप बता सकते हैं। देखने में जितना सरल लग रहा है उतना है नहीं, समय लगता है। इसीलिए इस तरह के प्रश्न सबसे लास्ट में करने चाहिए, क्योंकि इनमें समय लगता है, ठीक है ना। और ये तभी सही होते हैं जब आप कॉन्सेप्ट को जोड़ सको। बहुत महत्वपूर्ण था ये, बढ़िया आंसर ए। अगला फिर से आ गया कथन कारण का प्रश्न। यहां पर कथन है, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर दिया, राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन? जो असहयोग या भारत की राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें शामिल कर दिया शहरी मुसलमान को। कारण है, राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध का एक प्रबल तत्व था। राष्ट्रीय और खिलाफत, राष्ट्रीय मतलब असहयोग और खिलाफत, इन दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद का विरोध एक सामान्य तत्व था, जो दोनों ही में ही किया जा रहा था, साम्राज्यवाद का विरोध। अब फिर से वही ट्रिक लगाओ जो पीछे हमने बताई थी। पहले ये देखो दोनों कथन सही है कि नहीं, फिर ये देखो व्याख्या है कि नहीं। जल्दी से अगर आइडिया आ रहा हो तो आंसर बताओ, नहीं तो हम आगे चलें। फिर सही है, सही व्याख्या है, सही है, सही व्याख्या है। चलो पहले हम ये देखते हैं सही है कि नहीं। खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन घेरे में ला दिया, बिल्कुल सही है। ये वाला कथन एकदम सही है कि जो शहरी मुसलमान था वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुआ गांधी जी के साथ, और क्योंकि गांधी जी पर विश्वास बना। शहरी मुसलमान कौन था? पढ़ा लिखा, कहा था ना मैंने, शिक्षित मध्यम युवा वर्ग गांधी जी के साथ हो लिया, गांधी जी की नीतियों पर विश्वास किया। यहां पर ठीक है। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन साम्राज्यवाद के विरोध में था, बिल्कुल सही। साम्राज्यवाद कौन फैला रहा था? ब्रिटेन, है ना। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? अपनी सत्ता का विस्तार करना और दूसरे का नुकसान करना, ठीक है। तो ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के विरोध में ही खिलाफत और असहयोग था, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इसकी व्याख्या ये हो सकती है? इसमें लिखा है कि शहरी मुस्लिम ने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुआ। क्या शहरी मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन में इसलिए शामिल हुआ कि इन दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद का विरोध किया जा रहा था? आप बताओ व्याख्या है क्या? लेकिन वहां इतना तुम्हें समझाने कौन आएगा, यहाँ तो हम समझा रहे हैं, दिमाग लगाओ अपना। इसका आंसर बी होगा। एकदम माइनर सी गलतियां जब आप परीक्षा दे रहे होते तो लगता हाँ इतना सही है, घर आते आते नंबर कम होते जाते हैं, क्योंकि इनको आप जान ही नहीं पाए, आप गलती कराए। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, क्योंकि शहरी मुस्लिम इस राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुआ ना केवल इसलिए कि साम्राज्यवाद विरोधी प्रबल तत्व था दोनों में, बल्कि गांधी की नीतियों पर विश्वास करके। समझ गए ना? हाँ जी, हाँ, तब भी सही होता। हाँ, तब व्याख्या तब भी नहीं होती। हाँ, व्याख्या तब भी सही नहीं होती। अगला प्रश्न, वह इस तरह से कभी प्रैक्टिस करते हो घर पे? आज दिमाग जितना लगा रहे ब्रेन थक जाएगा 20 प्रश्न हल करते करते। घर में इतनी देर में तो 50 कर दिए होते। ये कितना धीमे धीमे पढ़ा रही है मैम। हाँ, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए। देखो ये वो समय था जब हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतीक के तौर पर दिखाना था, ब्रिटेन को ये दिखाना था देखो हम धर्म के नाम पर एक ही हैं। जो धार्मिक मतभेद हैं अब वो हमारे फिलहाल तो समाप्त हो चुके हैं। तो इनमें से कौन वो व्यक्ति था जिसको जामा मस्जिद, किसका प्रतीक है? इस्लाम का प्रतीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद या कोई भी मस्जिद इस्लाम का प्रतीक है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद के मंच पर खड़ा किया उस व्यक्ति को, इनमें से किसी एक को, जिसने यहां से भाषण दिया, जो अपने आप में एक अनुपम उदाहरण था। देखो ये चारों नाम हिंदू हैं, ध्यान से समझना, चारों नाम हिंदू हैं। तो इनमें से ही किसी एक ने इस मंच पर खड़े होकर के भाषण दिया हिंदू मुस्लिम एकता का, ताकि ब्रिटिश सरकार के कान के धुएं निकले कि देखो तुम बांटना चाहते थे और ये एक हो गए। अब इसकी ट्रिक कैसे आप लगाओगे? कुछ दिमाग में आ रहा हो तो पहले आंसर बताओ फिर ट्रिक बताएं। ऐसे में उस व्यक्ति को मंच पर खड़ा किया जाएगा जो कट्टर होगा, जो कट्टर हिंदू या कट्टर हिंदुत्व का प्रतीक होगा, उसको ले जा करके।
तो ए महात्मा गांधी, बी महामना मालवीय, इन्हें मदन मोहन मालवीय कहते हैं, सी लाला लाजपत राय, डी स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन इज डी स्वामी श्रद्धानंद, क्योंकि ये कट्टर आर्य समाजी थे, ये भूल गए आप, ये कट्टर आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी। और आर्य समाज ही वो आंदोलन है जिसने, कौन थे आर्य समाज आंदोलन के संस्थापक? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, मार खाओगे भी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसी आर्य समाज के तहत शुद्धि आंदोलन चलाया था। जरा समझो, हमने आपको ट्रिक दिया, शुद्धि आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? ध्यान से समझो इसकी व्याख्या। शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, जो लोग अपना धर्म बदल करके दूसरे धर्म में चले गए हैं, वो वापस अपने धर्म में आए, शुद्धि की जाएगी और उनको धर्म में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये शुद्धि आंदोलन चलाने वाला आर्य समाज, जो कि कट्टर हिंदू पंथ माना जाता था, उससे संबंधित थे। स्वामी श्रद्धानंद को, एक कट्टर हिंदू को, जब जामा मस्जिद की मंच से बोलते हुए देखा तो सबने उसको गंभीरता से सुना, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। और समझो इनके बारे में कि 4 अप्रैल 1919 का वो दिन था जब ये हुआ, और 30,000 मुसलमान जो उस मस्जिद में थे उनको संबोधित किया इन्होंने। और ये जो स्वामी श्रद्धानंद है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, ये आर्य समाज के सन्यासी थे और इन्होंने स्वामी दयानंद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और गुरुकुल की स्थापना हरिद्वार में इनके माध्यम से हुई। गुरुकुल शिक्षा, कौन सी शिक्षा? वैदिक शिक्षा। आर्य समाज ही था जिसने कहा था वेदों की ओर लौटो। हमने आपको ट्रिक दी थी, आपने सोचा ये कट्टर नहीं थे, ये गरम दल के थे। गरम दल के थे, ये कट्टर थे, अंतर है दोनों में। ठीक है, अरे एकता की संदेश देना, क्यों? उन्होंने वहां से मंच से खड़े होकर के हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, ब्रिटेन के विरोध में सबको एकजुट होने के लिए संबोधित किया। तो अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है ना, कौन नहीं सुनना चाहेगा, हिंदू या मुसलमान? अगर आप एकता की प्रेम वाली बात करोगे तो सब सुनना चाहेंगे। नफरत वाली बातें कट्टरवाद सुनना चाहता है, प्रेम की बातें सबको अच्छी लगती हैं। हर धर्म में प्रेम का प्रसार, कौन नहीं प्रेम चाहेगा, बताओ? प्रेम किसको बुरा लगता है? ये आपसी सद्भाव, मेल मिलाप, एकता वाली बातें। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इनमें जिन्ना नहीं है देखो, लेकिन हमने जिन्ना के नाम के साथ एक और नाम लिया था, अगर आपको याद हो उस व्याख्या में। ए जवाहरलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी मोहम्मद अली, डी स्वामी श्रद्धानंद। एकदम नए 4 ऑप्शन के साथ ये प्रश्न पूछ लिया गया। प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन बदल दिए गए कि इनमें से किसने इसका खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये आपको बताना है। भूल गए आप, मैंने बताया था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था, इसका समर्थन नहीं किया था। और मदन मोहन मालवीय ने ये इसलिए इसका विरोध किया, विरोध का कारण, जिन्ना के विरोध का कारण दूसरा था, इनके विरोध का कारण क्या है? मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की नीति है। तुष्टीकरण का आरोप लगाया इन्होंने गांधी पर। तुष्टीकरण क्या होता है? मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए गांधी ने, मुसलमानों को खुश करने के लिए अपनी ऊर्जा और अपने आंदोलन को गलत दिशा में भटका दिया। हम इसका समर्थन नहीं करते। जिन्ना कहते हैं कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन की दिशा अलग अलग है, उनके विरोध का कारण अलग था, इनके विरोध का कारण अलग है। प्रश्न समान होते हुए भी व्याख्या अलग अलग है, जो कि अगले नए प्रश्नों का आधार। समझ गए? आगे, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या निकला? ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, बी भाषा की समस्या तीव्र हुई, सी हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, डी हिंदुओं को दबाया गया। क्या लगता है आपको, कौन सा वाला सही होगा इसमें? ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। आप बोपला को ध्यान में रख के ये मत बना लेना, और इस एक स्थानीय स्तर पर हुआ विद्रोह था, व्यापक पैमाने पर हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? यहां से असहयोग के प्रस्ताव क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 1920 में नागपुर में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, नागपुर का जो अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने पास किया था?
प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित, प्रस्तावित मतलब है रखना, प्रस्ताव रखना, ठीक है, किसने रखा था, किसका, असहयोग आंदोलन का, कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए, असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए, ये प्रस्ताव किसने रखा था, ये पूछा जा रहा है। ए सी आर दास, बी एनी बेसेंट, सी बी सी पाल, डी मदन मोहन मालवीय। अच्छा, इस तरह के प्रश्नों में जानते समस्या क्या आती है, सभी सही लगते हैं, आती है आप लोग के सामने भी अगर यहाँ पर मतलब उपर्युक्त सभी हो तो उसी बार बार आप ध्यान जाता है। ये समस्या तब आती है जब आप कंफ्यूज होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, टू दी पॉइंट आपने नहीं पढ़ा होता है, तब ऐसा होता है। कोई अगर बताना चाहे तो बताए, नहीं तो हम आंसर बताएं इसका, सी आर दास, सी आर दास इसका राइट आंसर है, सी आर दास। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम, सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। जो 1920 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें सी आर दास ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की, ये आगे पूछा जाएगा, वी राघवाचारी ने। इस अधिवेशन की जो अध्यक्ष थे वी राघवाचारी, ठीक है, अध्यक्ष ये थे, लेकिन प्रस्ताव रखने वाले सी आर दास थे। अब ये ना सोच ले कि अगर इन्होंने प्रस्ताव रखा तो यही अध्यक्ष है, नहीं तो गलत फहमी ना, राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे और प्रस्ताव इन्होंने सी आर दास ने रखा था, ठीक है। इसी आंदोलन में, इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट की। जो रियासतें थी, रियासतें वे थी जो ब्रिटिश भारत में भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखी थी। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया तो उसमें यह भी तो बताना पड़ा कि हम स्वराज की मांग कर रहे हैं, तो ये रियासतों का फिर क्या होगा, क्या स्वपोषित होंगी या संपूर्ण शासन का अंश होंगी। तो उसी समय कांग्रेस ने रियासतों के प्रति उनकी जो नीति है उसको भी यहां पर रखा, ठीक है। और ये जो आंदोलन है ये नागपुर में हुआ था 1920 में, और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ। जो राष्ट्रीय, एक ही वर्ष में दो विशेष आंदोलन होते हैं जब अलग से बुलाए जाते हैं, तो इसमें विशेष अधिवेशन में, ये वार्षिक अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन हुआ है सितंबर 1920 में, और ये कहां हुआ है, कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ है। ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, ठीक है। इस कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को पास कर दिया। ये जो प्रस्ताव इसमें रखा गया था ना, इस प्रस्ताव को यहां पर पास कर दिया गया कलकत्ता के। तो नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया और कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया, ठीक है। और लेकिन जब ये प्रस्ताव पास किया गया तो इसके विरोध में स्वर भी निकले, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, इन्होंने इसका विरोध भी किया। अब विरोध के मुद्दे अलग अलग थे, आगे प्रश्न आएगा तो बताएंगे, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को आरंभ करने का कारण नहीं था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे कुछ कारण थे, कौन सा एक कारण में नहीं था। ए खिलाफत के प्रश्न पर, बी नमक कानून, सी पंजाब में अत्याचार, डी रॉलेट एक्ट। आसान है, जल्दी से बताओ। नमक कानून, क्योंकि नमक कानून के लिए दांडी मार्च और सबने अवज्ञा आंदोलन उनका नाम जुड़ा है। अभी नमक कानून का मुद्दा यहाँ पर नहीं है, लेकिन खिलाफत के प्रश्न पर जब ब्रिटिश सरकार एक तरह से भारतीय मुसलमानों के पक्ष में नहीं थी तो उसी का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन, पंजाब में जो जलियांवाला कांड हुआ था, और रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला कांड, रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हुई, सभा पर निहत्तों पर गोली चलाई गई जिससे जलियांवाला कांड हुआ, ठीक है। इन सभी बातों से गांधी जी आहत थे, इसलिए उन्होंने फिर, यानी कि ये तीन मुद्दे थे जिनसे प्रभावित होकर के ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। नमक कानून का इसमें कोई योगदान नहीं, ठीक। आगे, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया, अभी आपको हम बता चुके हैं। ए दांडी मार्च में, बी असहयोग आंदोलन के समय, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, डी गोलमेज सम्मेलन के दौरान। कब दिया, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था, तो ये दिया था असहयोग आंदोलन जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन में गांधी ने दिया कि अगर आप हमारा सहयोग दो तो हम एक वर्ष में जो स्वराज है वो प्राप्त करके दिखाएंगे। ध्यान देना, यहां पर अंग्रेजों ने, यहां पर गांधी ने
ये जो 1 वर्ष का समय है, ये ब्रिटिश सरकार को नहीं दिया, बल्कि 1 वर्ष का समय मांगा किससे? उन आंदोलनकारियों से जिनसे गांधी जी समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। गांधी कहते थे, आप हमारा समय दें तो हम आपसे वादा करते हैं कि 1 साल के अंतर्गत हम स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। ठीक है। निम्न में से किसने कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी चित्तरंजन दास और डी सुभाष चंद्र बोस। बताओ फटाफट। महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी कहते हैं कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, ये विदेशी वस्त्र किसके थे? ब्रिटेन के, है ना। और विदेशी वस्त्र ही क्यों? बहिष्कार का आंदोलन में तो कई चीजों का बहिष्कार किया गया था ना, बहिष्कार में तो कई चीजों का बहिष्कार किया गया था, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे वस्त्र, क्योंकि ये जो वस्त्र उद्योग है, ये खासतौर से सूती वस्त्र। ध्यान देना, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो उस औद्योगिक क्रांति की वजह से जो सबसे पहला उद्योग था जो बहुत तेजी से बढ़ा, वो सूती वस्त्र था। और जैसे जैसे ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग बढ़ता गया, वैसे वैसे भारत के जो हथकरघा थे, हथकरघा उद्योग, वो समाप्त होते गए। तो भारत के लोग बेरोजगार हो रहे थे, क्योंकि हम अपने देश के अंदर बनाए हुए सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जो कि महंगे भी होते थे, ज्यादा दिन चलते भी नहीं थे, क्वालिटी में भी अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ना। अंग्रेजों ने क्या किया ना, सस्ता, टिकाऊ और देखने में आकर्षण सूती वस्त्र जब बाजार में लाके रख दिया, तो भाई फिर भारत के हथकरघा वाले सूती वस्त्र कौन पहने? धीरे धीरे भारत का ये जो उद्योग है चौपट होता गया, लोग बहुत भारी मात्रा में बेरोजगार हुए, भुखमरी, गरीबी, इनमें इनका बड़ा रोल था। तो गांधी जी कहते थे कि जब विदेशी और अंग्रेजों की तरक्की का राज यही सूती वस्त्र थे शुरुआत में, इनकी बिक्री से इनको बहुत मुनाफा होता था। भारत का ही कॉटन, जो कि रॉ कॉटन था, कपास, ले जाकर के निर्यात करते थे और उन्हीं से मशीनों का बना हुआ सूती वस्त्र हमारे देश में बेचा करते थे। तो इससे भारी लाभ कमाते थे। अगर ये विदेशी वस्त्रों की बर्बादी होती तो यही अंग्रेजों के लिए सबसे उत्तम व्यवहार है, ऐसा कहा गांधी जी ने, जो सामान्यतया इस प्रकार की नीतियों का विरोध करते हैं वो अब इनका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह क्या थी? हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर और राइट टच अनरेबल, केसरे हिंद। ये उपाधि दी थी जब प्रथम विश्व युद्ध में ना, इस देखो, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और इसी बात से खुश होकर के अंग्रेजों ने गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन, क्योंकि इन्होंने, गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने खिलाफत के मुद्दे पर गांधी का साथ नहीं दिया, है ना, उनके साथ षड्यंत्र किया। तो गांधी ने फिर इसी असहयोग आंदोलन के मुद्दे पर केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? क्योंकि असहयोग आंदोलन में क्या था? असहयोग। तो असहयोग में एक ये भी तो था बहिष्कार। किस किस का बहिष्कार था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, है ना, विदेशी नौकरी का बहिष्कार, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार, है ना, विदेशियों को सेवा नहीं देंगे, सेवा का बहिष्कार। तो वकालत भी तो सेवा ही थी। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, स्कूल तो बड़ी जल्दी छोड़ते हैं, चलो अच्छा हुआ, है ना, कहते हैं हम क्या करें, हम तो विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का, हम स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे। और सबसे ज्यादा सफल यही रहा स्कूल छोड़ने वाला, बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों ने, हाँ, जो टीचर ने नौकरी छोड़ी वो तो सराहनीय है, लेकिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, इसमें सराहना वाली कोई बात नहीं। आज ही बच्चों को ऑप्शन मिले, स्कूल छोड़ो आप, मौसम ठीक नहीं, रहने दो, आज हम तो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, हम नहीं स्कूल जाएंगे। और उस समय ऑनलाइन का भी सिस्टम नहीं था। ठीक है। तो किसने अपनी वकालत छोड़ दी, ये आपको बताना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से वकील कौन कौन है या कौन वकालत का काम करते थे। उसमें वकालत बहुत बढ़िया धंधा था। और फिर ये पता होना चाहिए कि किसने इसमें अपनी वकालत छोड़ दी थी विरोध में गांधी के इसके क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन के समर्थन में और ब्रिटेन के विरोध में। ये आपको बताना है। ए महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी तेज बहादुर सप्रू और डी चित्तरंजन दास। तो वे चित्तरंजन दास थे, CR दास थे। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे और लोगों ने भी ऐसा किया, लेकिन इन्होंने जो है अपनी वकालत छोड़ करके अपना विरोध दर्ज कराया। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया लेकिन इसके परिणाम नहीं देख पाए? परिणाम देखने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु भी कब हुई? जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होना था। ठीक है। तो अगस्त 1920,
1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी, वो इसके परिणाम नहीं देख पाए। ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू, डी चित्तरंजन दास। तो तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो असहयोग आंदोलन का आगे क्या परिणाम निकला, ये देखने के लिए जीवित नहीं बचे। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी द्वारा बहिष्कार प्रभावी हुआ। गांधी जी ने स्वयं कहा कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करो। ये प्रयास काफी सफल हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या समझता था? एक बड़ा नौवहन परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। आंसर एकदम स्पष्ट है, निर्मित वस्तुओं का बाजार। ब्रिटेन ये मानता था कि यहां से कच्चा माल लेकर के जाएंगे, वहां मशीनों का बना हुआ सामान लेकर के आएंगे और फायदा ही फायदा है। इस फायदे को तोड़ने का काम किया ब्रिटेन का जो है गांधी ने। और गांधी जी का ये जो बहिष्कार का, जो कि असहयोग आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था, ये काफी हद तक सफल हुआ। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस नंबर 66। आगे के क्वेश्चन इसी प्रकार से क्रमबद्ध आगे आते रहे।